सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी आर्य होती है उसे पता चल गया होता है कि वही रिद्धि होती है। आर्य वापस होटल में जाती है लेकिन तब तक रिद्धि वहाँ से जा चुकी होती है। तभी आर्य से राहुल मिलता है और राहुल से आर्य को पता चलता है कि रिद्धि सिडनी में रहती है। उसके बाद से आर्य अब रिद्धि से मिलने के लिए सिडनी जाने की तैयारी करती है। तभी उसे कॉल आता है। जबकि कॉल पे ईशान बोलता है कि अभी आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। जिस पर आर्य बोलती है ठीक है, मैं बस पहुँच रही हूँ, तुम बाकी का सारे जितने भी हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो। इतना बोलकर आर्य कॉल कट कर देती है। अब इसके आगे इधर रिद्धि भी सबके साथ एयरपोर्ट पर बैठी अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही होती है। ख़राब मौसम होने की वजह से उसकी भी फ़्लाइट आधा घंटा डिले हो जाती है। इसलिए वो अपना लैपटॉप खोलकर डॉक्टर डिसूजा के भेजे हुए मेल्स देखने लगती हैं, जिसमें उस पेशेंट की सारी जानकारी थी जिसका उसे ट्रीटमेंट करना था। वो जैसे ही मेल देखती है और उस पेशेंट का नाम पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पे परेशानी आ जाती है। वहीं रिद्धि को जब राहुल ऐसे देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख के पूछता है, क्या हुआ है रिद्धि? राहुल की आवाज़ सुनकर रिद्धि अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना लैपटॉप राहुल की तरफ घुमा देती है। राहुल पहले एक नज़र रिद्धि को देखता है और फिर लैपटॉप पर अपनी नज़र डालता है। वो भी उस पेशेंट की डिटेल देखकर परेशानी में आ जाता है और रिद्धि की तरफ देखने लगता है और फिर पूछता है, अब क्या रिद्धि? जिस पर रिद्धि अपनी आंखें बंद किए हुए कहती है, पता नहीं राहुल कि अब क्या होगा और मैं क्या करूँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि जिस अतीत से मैं आज तक भाग रही हूँ ना राहुल, वो कभी भी मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। वो अतीत जल्दी मेरे सामने आने वाली है। इस पर राहुल बोलता है, ये तो होना ही था ना रिद्धि, कभी ना कभी तो तुम्हें उनका सामना करना ही था। जिस पर रिद्धि बोलती है, लेकिन मैं उनका सामना नहीं करना चाहती हूँ राहुल। राहुल बोलता है, हमारे चाहने या न चाहने से हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है रिद्धि, और मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से तो तुम ये सब जानती हो। ये सुनकर रिद्धि अपनी आँख खोलती है और राहुल की तरफ देखती है और बोलती है, सच से भागने या फिर अपनी आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं बदल जाता। रिद्धि, तुम्हें आज नहीं तो कल इन सब का सामना करना ही होगा। जिस पर रिद्धि राहुल को देखते हुए कहती है, बाकी सबका तो ठीक है राहुल, लेकिन मैं आर्य का सामना कैसे करूँगी? जिस पे राहुल कहता है, जैसे बाकी सबका सामना करोगी रिद्धि, इससे इसमें इतना घबराने वाली बात क्या है? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम पूरी तरह से गलत तो नहीं हो ना? रिद्धि बोलती है, पूरी तरह से ना सही, लेकिन गलत तो मैं भी हूँ ना राहुल। मुझे कोई हक नहीं था आर्य को ये वादा लेने का कि वो मुझे न ढूंढे। और बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है राहुल, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मन तो कर रहा है यहाँ से भी कहीं दूर चली जाऊं। जिस पर राहुल गुस्से में बोलता है, तो चली जाओ, किसने मना किया है? पहले किसी को बिना बताए इंडिया से भागकर यहाँ आ गई, और आज जब आर्य यहाँ आई है तो तुम यहाँ से भागकर कहीं और जाना चाहती हो। कल को वो वहाँ पहुँच जाएगी तो तुम वहाँ से भी भाग जाना। आज तक भागती ही तो आ रही हो। फिर राहुल खुद को शांत करते हुए कहता है, कब तक रिद्धि, आखिर कब तक क्यों भागती रहोगी? देखो, भागना किसी समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि हल तब निकलता है जब हम उस समस्या का डटकर सामना करें। और अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपने अतीत का सामना करो, उस अतीत का जिसे तुम सालों पहले पीछे छोड़कर आई थी। जिस पर रिद्धि कहती है, लेकिन मैं आर्य को माफ़ नहीं करना चाहती हूँ राहुल। तो राहुल बोलता है, तो मत करना, तुम्हें तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है। रिद्धि बोलती है, लेकिन उसे खुद के सामने देखकर मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगी? मैं चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पाती हूँ। तुम जानते हो ना, मैं इतने सालों से उससे प्यार करना नहीं छोड़ पाई।
अब तक तो मैं खुद को भी ये एहसास नहीं दिला पाई हूँ कि मैं उससे नफ़रत करती हूँ, तो उसे कैसे एहसास दिला पाऊँगी? वो मेरी आँखों में एक बार देखते ही जान जाएगी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। जिस पर राहुल स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम आर्य का सामना करने से नहीं, बल्कि इस बात से डर रही हो कि कहीं वो तुम्हारे दिल के किसी कोने में छुपे एहसासों को हवा न दे दे, कहीं वो तुमको खुद से प्यार करने पर मजबूर ना कर दे। राहुल की बात सुनते ही रिद्धि अपनी नमी भरी आंखों से देखने लगती है। तो राहुल बोलता है, तुम कुछ मत कहो रिद्धि, सब कुछ वक्त पे छोड़ दो। वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, जो होना है वो होकर रहता है, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? फिलहाल तो तुम बाकी बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने पेशेंट पर ध्यान दो। अब तो उनसे तुम्हारे दो दो रिश्ते हैं। तुम सिर्फ उनकी डॉक्टर नहीं, बल्कि उनके घर की बहू भी हो। तुम्हें दोनों ही फर्ज बखूबी से निभाने हैं। इस पर रिद्धि बोलती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि उन सब से मेरा सामना ना हो। राहुल बोलता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? रिद्धि बोलती है, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो राहुल बोलता है, क्या करने वाली हो तुम? रिद्धि राहुल की बात का जवाब नहीं देती है और अपना फ़ोन निकालकर डॉक्टर डिसूजा को कॉल करती है। रिद्धि बोलती है, हेलो डॉक्टर डिसूजा। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, हेलो रिद्धि, तुम कब तक यहाँ पहुँच रही हो? जिस पर रिद्धि बोलती है, कम डाउन डॉक्टर डिसूजा, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, लेकिन इस वक्त मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, इसीलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, हाँ बोलो। तो रिद्धि बोलती है, जो पेशेंट इंडिया से आने वाले थे, क्या वो आ चुके हैं? तो डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, नहीं अभी तक तो नहीं आए, लेकिन जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। तो ये सुनकर रिद्धि बोलती है, मैंने उनकी फ़ाइल अच्छे से पढ़ ली है और मैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको न चाहते हुए भी माननी पड़ेगी। जिस पर डॉक्टर डिसूजा गुस्सा होते हुए बोलते हैं, शर्तें? कैसी शर्तें? डॉक्टर कपूर, शायद आप अपने प्रोफेशन के लिए एथिक्स भूल रही हैं। जिस पर रिद्धि कहती है, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ सर, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिन्हें मैं आपको नहीं बता सकती। आप मेरी शर्तें मानने के लिए तैयार हो तो मैं उस पेशेंट को ऑपरेट करूँगी, नहीं तो नहीं। जिस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, ठीक है कहिए। इस पर यह सुनकर रिद्धि खुद को शांत रखते हुए बोलती है, डॉक्टर डिसूजा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि जो उनका ऑपरेशन करने वाली है उस डॉक्टर का नाम क्या है या वो कौन है। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर कपूर। तो रिद्धि कहती है, मतलब ये कि मैं उनका ट्रीटमेंट तभी करूँगी जब आप मेरी आइडेंटिटी छुपाने में मेरी मदद करेंगे। डॉक्टर डिसूजा इरिटेट होते हुए बोलते हैं, तुम आखिर चाहती क्या हो डॉक्टर कपूर? तो रिद्धि बोलती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में उन्हें कुछ न बताएं। आप उनकी फैमिली को सिर्फ इतना बताइएगा कि जो उनका ट्रीटमेंट कर रही है वो आपके हॉस्पिटल की बेस्ट न्यूरो सर्जन है, लेकिन वो पेशेंट से रिलेटेड कोई भी बात उनकी फैमिली से नहीं करेगी। और अगर उन्हें पेशेंट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो वो लोग आपको कांटेक्ट करें, और आप इन सब में मेरा नाम उन्हें नहीं बताएंगे। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, लेकिन मैं इस सब के लिए उन्हें कैसे कन्विंस करूँगा? जिस पर रिद्धि बोलती है, ये सब आप देखिए, मैं भी तो आपके कहने पर अपना काम छोड़कर यहाँ वापस आ रही हूँ, तो क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। रिद्धि बोलती है, देखता नहीं हूँ डॉक्टर, मुझे ये काम मेरी हो जानी चाहिए। जिस पर डॉक्टर डिसूजा गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। डॉक्टर रिद्धि, आप अपने ऑपरेशन की सारी तैयारी करवा कर रखिए, मैं आते उन्हें ऑपरेट करूँगी। ये कहकर वो बिना डॉक्टर डिसूजा की बात सुने कॉल को कट कर देती हैं।
यहाँ डॉक्टर डिसूजा एक नज़र फ़ोन को देखते हैं और फिर कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हॉस्पिटल मेरा ना होकर डॉक्टर कपूर का है। जिसका जो मन आता है वो यहाँ वो करता है। ये कहते हुए वो अपने कैबिन से निकलते हैं और वो फाइल लेकर उन्हें डॉक्टर्स की टीम के पास जाते हैं और ओटी रेडी करने के लिए कहते हैं। यहाँ राहुल रिद्धि को एक नज़र देखता है और कहता है, तुम ये गलत नहीं कर रही हो रिद्धि? जिस पर रिद्धि बोलती है, पता नहीं राहुल, लेकिन फिलहाल मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। अगर आर्य का और मेरा सामना होना ही होगा तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन जब तक रोक सकती हूँ तब तक रोकूंगी ज़रूर। जिस पर राहुल एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर भी मैं दुआ करूँगा कि तुम और आर्य जल्दी ही मिल जाओ। तुम्हारा आमना सामना ज़रूर हो। राहुल की बात सुनकर रिद्धि उसे हैरानी से देखने लगती है, तो राहुल बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर मायरा के पास चला जाता है। यहाँ रिद्धि अपने आंसू पोंछती है और फिर से लैपटॉप खोलकर पेशेंट की सारी डिटेल्स पढ़ने लगती है। इतने में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और वो सब लोग जाकर अपनी फ़्लाइट में बैठ जाते हैं और जल्दी सिडनी पहुँच जाते हैं। लगभग 1.5 घंटे के बाद उन लोगों की फ़्लाइट सिडनी लैंड करती है। रिद्धि एयरपोर्ट से घर जाने के बजाय सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है और राहुल और माहिरा अपने घर जाते हैं। रिद्धि जैसे ही हॉस्पिटल में कदम रखती है, उसकी नज़र कॉरिडोर से सामने आते हुए ईशान पे पड़ती है, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। ईशान को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने सालों के बाद रिद्धि जब ईशान को देखती है तो वो खुद को संभाल नहीं पाती है और उसके आंसू टपक कर उसके गाल पर आ जाते हैं। रिद्धि खुद को संभालती है और जल्दी से साइड में खुद को छुपा लेती है, जिससे वजह से कुणाल दूसरी तरफ से निकल जाता है और उसकी नज़र रिद्धि पर नहीं पड़ती है। सॉरी, ईशान ईशान के जाते ही रिद्धि गहरी सांस लेती है और फिर डॉक्टर डिसूजा की कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। डॉक्टर डिसूजा कैबिन में पहुंचकर रिद्धि कहती है, हेलो डॉक्टर, मुझे मिस्टर विश्वनाथ कपूर के टेस्ट की करंट रिपोर्ट चाहिए। जिस पर डॉक्टर डिसूजा एक नज़र रिद्धि के उतरे हुए फेस को देखते हैं और फिर वो उसे सारी रिपोर्ट्स दे देते हैं। उन्हें वो रिपोर्ट्स लेकर रिद्धि अपने कैबिन की तरफ जाती हैं, जिस पर रिद्धि को इतना खामोश देखकर डॉक्टर डिसूजा भी हैरान थे, लेकिन वो उसे कुछ नहीं पूछते हैं। रिद्धि अपने कैबिन में बैठी हुई दादाजी की सारी रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ रही थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स को देखते ही वो तनाव में आ जाती है। डॉक्टर डिसूजा, जो उसकी कैबिन में अभी अभी आए थे, उसको इस तरह से परेशान देखकर कहते हैं, क्या हुआ डॉक्टर रिद्धि, एनी प्रॉब्लम? जिस पर रिद्धि उनके बोलने पर अपनी गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखती है, लेकिन फिर ही जल्दी अपनी नज़रें उनसे हटा लेती हैं। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसे इस तरह से रोता देखकर डॉक्टर डिसूजा उसके पास आते और कहते, देखो रिद्धि, मैं तुम्हारे डैडी की उम्र का हूँ, तुम्हारे लिए एक पिता जैसा हूँ, तो तुम मुझे बता सकती हो कि क्या बात है क्या नहीं। जिस पर रिद्धि रोते हुए कहती है, सर, जिनकी ये फाइल है ना, ये कोई और नहीं, मेरे दादाजी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये सब कैसे हैंडल कर पाऊंगी। ये सुनकर डॉक्टर डिसूजा उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, जब तुमने मुझसे पहली बार अपनी अनप्रोफेशनल वाली बात की, तभी मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ बड़ी बात ज़रूर है। लेकिन रिद्धि, तुम शायद भूल रही हो कि तुम तो खुद इतनी बड़ी न्यूरो सर्जन हो, तो तुम ही अगर इस तरह से करोगी तो फैमिली को कौन संभालेगा? मैं मानता हूँ जब बात अपनों की होती है तो हम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वे ये वक्त कमज़ोर होने का नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होने का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। रिद्धि बोलती है, सर, आप तो जानते हैं ना कि ये सर्जरी इतनी आसान नहीं होने वाली है, इसमें उनकी जान का भी खतरा है। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, मैं जानता हूँ,
इसीलिए तो ये सर्जरी मैंने तुमसे करने के लिए कही, क्योंकि तुम यहाँ की बेस्ट न्यूरो सर्जन हो। जिस पर रिद्धि बोलती है, जब बात दूसरों की होती है ना सर, तो हमारे इमोशन हमारे बीच में नहीं आते हैं, पर जब बात अपनों की होती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते, तुम इतना क्यों डर रही हो डॉक्टर कपूर? खुद को उनकी डॉटर इन लॉ मत समझो, बल्कि यहाँ की बेस्ट न्यूरो सर्जन समझो, तभी तो तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे। जिस पर रिद्धि बोलती है, मुझसे नहीं होगा सर, आप डॉक्टर जॉर्ज को ही बुला लीजिए। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, इनफ डॉक्टर कपूर, अपने हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर में से बेस्ट डॉक्टर हैं, मैं इस तरह का बिहेव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। जिस पर रिद्धि कहती है, मैं क्या करूँ सर, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उनको ऑपरेट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। आप उनके और मेरे रिश्ते का सच नहीं जानते हैं। जिस पर डॉक्टर डिसूजा इसलिए ऐसा कह रहे हैं, उनकी ये गलती मेरी वजह से हुई है। मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं होती तो आज वो पिछले 6 सालों से वो बेजान बेड पर ना पड़े होते। मेरे गिल्ट मेरा गिल्ट तो पहले ही मुझे नहीं जीने दे रहा था, और ऐसे में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो इतने सालों बाद मैं अपने सामने उन्हें देखकर इमोशनल हो गई और फिर कुछ गलत कर बैठी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। आप समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, मैं अच्छे से सब कुछ समझ रहा हूँ डॉक्टर कपूर, और अब आप भी अच्छे से समझ लीजिए, ये सर्जरी आपको ही करनी है। जिस पर रिद्धि कहती है, आप ये जानबूझकर कर रहे हैं ना? जिस पर डॉक्टर डिसूजा गंभीर होते हुए कहते हैं, मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, और अब ये ऑपरेशन तुम्हें ही करना है। जिस पर रिद्धि अपने आंसुओं को पोंछती और बोलती है, अगर आपको मुझ पर इतना ही विश्वास है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका ये विश्वास टूटने नहीं दूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी अपनी प्रोफेशन और अपने पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने की। जिस पर डॉक्टर डिसूजा कहते हैं, अब तो डर नहीं लग रहा। जिस पर रिद्धि स्माइल करते हुए कहती है, आपके लिए नहीं, लेकिन अपनों के लिए लग रहा है। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं, डोंट वेरी, सब ठीक रहेगा, तुम बस पॉजिटिव रहो और इस सर्जरी पर अपना 100% दो। यहाँ रिद्धि अपनी टीम के साथ जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। उसके सामने ऑपरेशन टेबल पर ढेर सारी मशीनों से घिरे हुए दादाजी लेटे हुए थे, जिनकी आंखें इस वक्त एनेस्थीसिया की वजह से बंद थी। वो एक पल के लिए उन्हें इस तरह से देखकर रुक जाती है और फिर हिम्मत करके धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उनके पास आती है। सबसे पहले वो उनके पैर छूती है, जिससे कि उसकी आंखों में रुके हुए आंसू गिर जाते हैं। उसके बाद से रिद्धि हिम्मत करती है और अपनी टीम की तरफ देखती है। आज उसकी टीम रिद्धि को देखकर हैरान थी कि इतनी प्रोफेशन वाली डॉक्टर आज अचानक से इतनी इमोशनल कैसे हो गई। आखिर इस इंसान से डॉक्टर कपूर का क्या रिश्ता है जो वो इतनी इमोशनल हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि डॉक्टर कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है। उसके बाद से सारे लोगों को इस वक्त चुप रहता देखकर रिद्धि खुद को नॉर्मल करती है और फिर एक नज़र ऊपर आसमान की तरफ दिखती है और गहरी सांस लेकर सर्जरी शुरू करती है। इधर आर्य और नम्रता भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आर्य ईशान से पूछती है, दादाजी को सर्जरी के लिए तो 1 हफ्ते बाद लाना था, फिर ऐसे अचानक क्या हुआ ईशान कि जो उन्हें इस तरह से अर्जेंटली लाना पड़ा? जिस पर ईशान बोलता है, हाँ भाई, दादाजी को अगले हफ्ते ही लाना था, लेकिन परसों उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, उन्हें बार बार रहकर स्ट्रोक आ रहे थे। जिस पर आर्य हैरानी से बोलती, स्ट्रोक? लेकिन ऐसे अचानक कैसे? जिस पर ईशान बोलता है, पता नहीं, हम लोगों को भी नहीं पता है। मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी वो मैंने यहाँ हॉस्पिटल में मेल की, और यहाँ पर जिन डॉक्टर जॉर्ज को हमने दादाजी की सर्जरी के लिए क्या कहा था
उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम जल्द से जल्द दादाजी को यहाँ लाएं ताकि उनकी सर्जरी की जा सके। ईशान इसके इसके आगे कुछ कहता है कि दादी मैं कहती यार तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमें उन्होंने सर्जरी भी जल्द से जल्द करने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि सर्जरी थोड़ी सी क्रिटिकल ज़रूर है, लेकिन अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हारे दादाजी ठीक होने के 98% चांसेस हैं। जिस पर आर्य खुश होते हुए कहती है आप सच कह रही हैं दादी माँ। आर्य की बात सुनकर दादी माँ के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो हाँ में अपना सर हिला देती हैं। इधर दादाजी की सर्जरी शुरू हो चुकी थी और इस वक्त आर्य दादी माँ और ईशान के साथ वेटिंग रूम में बैठी थी। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं थी। इधर सर्जरी करते हुए लगभग 5 से 6 घंटे हो जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और रिद्धि और उसकी टीम स्माइल करते हुए बाहर निकलते हैं और सीधा डॉक्टर डिसूजा के कैबिन में जा पहुंचते हैं। डॉक्टर डिसूजा को अपने सामने देखते ही रिद्धि के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू भी। ये देखकर डॉक्टर डिसूजा उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं मैंने कहा था ना डॉक्टर कपूर, आप ये ज़रूर कर पाएंगी। जिस पर रिद्धि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है सर ये तो खुशी के आंसू हैं, अब जाकर उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, वो लोग भी बेसब्री से इसकी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। जिसे सुनकर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं ठीक है, और डॉक्टर डिसूजा बाहर आते हैं और बोलते हैं रिलैक्स यंग मैन, मिस्टर विश्वनाथ कपूर बिल्कुल ठीक है, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। ये सुनते ही वहाँ उन तीनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। ईशान और आर्य एक्साइटमेंट में डॉक्टर डिसूजा के गले लग जाते हैं। फिर ध्यान आते ही वो दोनों सॉरी बोलकर उनसे अलग हो जाते हैं। डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं बस अभी उन्हें थोड़ी देर ओटी में रहने दीजिए, फिर उनका रिस्पॉन्स देखने के बाद उन्हें हम आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। इधर आर्य बोलती है डॉक्टर क्या मैं उन्हें एक बार देख सकती हूँ, दूर से ही प्लीज़। जिस पर डॉक्टर डिसूजा बोलते हैं आपको दूर से देखने की परमिशन, ठीक है जाइए देख लीजिएगा। आर्य डॉक्टर डिसूजा के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है और ईशान दादी माँ को और सबको इंडिया फ़ोन करके दादाजी की सर्जरी के बारे में बता देता है। आर्य कॉरिडोर से गुजर ही रही होती है कि दोनों तरफ डॉक्टर्स के कैबिन बने हुए थे। चलते चलते ही आर्य की नज़र एक कैबिन के बाहर लगी हुई नेम प्लेट पर पड़ती है, जहाँ पे लिखा हुआ था डॉक्टर रिद्धि कपूर और उसके नीचे लिखा हुआ था न्यूरो सर्जन। डॉक्टर रिद्धि कपूर के नाम के साथ न्यूरो सर्जन लिखा हुआ देखकर आर्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आर्य समझ जाती है कि हो ना हो उसकी रिद्धि का केबिन है और रिद्धि इस वक्त अपने केबिन में ही है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो डॉक्टर डिसूजा को रोकते हुए बोलती है डॉक्टर डिसूजा वेट अ मिनट। जिस पर डॉक्टर डिसूजा रुककर कहते हैं बोलिए। तो आर्य कहती है मेरे दादाजी का ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने किया है क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ। सो फ्रेंड्स आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए।